हेलो फ्रेंड्स, आज से हम लोग बिहार एसएससी के लिए एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं और इसमें हम लोग बिहार एसएससी में पूछे जाने वाले जीके और जीएस के प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग टोटल 75 प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। ये सारे प्रश्न बार बार एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं, जो कि लगातार कई वर्षों से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से देखना है और इन सारे 75 क्वेश्चन को अच्छे से देखना है। हम लोग इस तरह के और भी कई सारे सेट लेकर आने वाले हैं, तो सभी वीडियो को सारे वीडियो जो भी आने वाले हैं उनको भी आपको अवश्य देखना है। तो शुरू करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन जो कि जीके का प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता ये कैसी सभ्यता है ये बताना है। सिंधु घाटी सभ्यता लौह युगीन है, ताम्र युगीन है या फिर कांस्य युगीन है ये बताना है। इसका सही आंसर होगा सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि पहली बार कांसा जो धातु होता है कांसा, इसका उपयोग सिंधु सभ्यता में किया गया था। कांसा किसका मिश्रण होता है? अगर आपसे पूछा गया कि कांसा किसका मिश्रण है तो ये क्या बताएंगे? कांसा जो है ये तांबा और टीन का मिश्रण होता है। कांसा किसका मिश्रण होता है? तांबा और टीन का मिश्रण होता है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि बोडो बुड्डूर बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? बोडो बुड्डूर बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है ये बताना है। ये एक बौद्ध मंदिर है जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ये कहाँ पे है? तो ये इंडोनेशिया में है और ये इंडोनेशिया के जावा प्रांत के मांगेलांग नगर में स्थित है। कहाँ पे है? इंडोनेशिया के जावा प्रांत में। और कहाँ पे? जावा प्रांत में मगेलनांग नाम का एक वहाँ पे शहर है, वहीं पर स्थित है। क्या है? बोडो बुड्डूर बौद्ध मंदिर। ये बौद्ध का मंदिर है, याद रखना है आपको। और 9वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था। शैलेंद्र राजवंश के दौरान इसका स्थापना हुआ था 9वीं शताब्दी में, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि आर्यभट्टीय नामक पुस्तक आर्यभट्ट ने किस भाषा में लिखी थी? आर्यभट्टीय नामक पुस्तक आर्यभट्ट ने लिखी थी, ये किस भाषा में लिखी गई थी ये आपको बताना है। तो ये ग्रंथ जो है आर्यभट्ट के द्वारा लिखा गया था और ये संस्कृत भाषा में लिखा गया था। किस भाषा में लिखा गया था? ये संस्कृत भाषा में लिखा गया था। इसमें जो है गणित और खगोल शास्त्र के बारे में दिया गया, यानी कि मैथ और ज्योग्राफी के बारे में इसमें दिया गया था आर्यभट्टीय नामक पुस्तक में, याद रखना आपको। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य स्वराज था। भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य स्वराज था। दादा भाई नौरोजी ने इस लक्ष्य की घोषणा कब की थी? यानी कि स्वराज एक लक्ष्य था और इस लक्ष्य की घोषणा दादा भाई नौरोजी ने कब की थी ये बताना है। इसका सही आंसर होगा 1906 के कलकत्ता अधिवेशन। 1906 का कलकत्ता अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा जो है स्वराज प्राप्त करने के लिए घोषणा किया गया था और इसी में दादा भाई नौरोजी ने स्वराज की घोषणा की थी, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि सम्राट अकबर का मकबरा किस शहर में स्थित है? ये आपको पता होगा, काफ़ी इजी प्रश्न है, बार बार पूछा भी जाता है। सम्राट अकबर का मकबरा किस शहर में स्थित है? आपको भी साथ में कॉपी और पेन लेकर बैठना है और आपको चेक करते जाना है कि आपका कितना आंसर सही हो रहा है। 75 में आपका कितना सही हो रहा है ये आपको कमेंट बॉक्स में भी बताना है, आपने कितना सही किया है। तो इसका क्या आंसर होगा? सम्राट अकबर का मकबरा कहाँ पे है? इसका सही आंसर होगा आगरा में। सम्राट अकबर का मकबरा आगरा में स्थित है। अगला प्रश्न है, जयपुर सवाई विख्यात इमारत हवा महल एक बहुस्तरीय महल सवाई प्रताप सिंह के द्वारा बनाया गया था और ये कब बनाया गया था? हवा महल था और एक सवाई विख्यात इमारत, ये सभी सवाई प्रताप सिंह के द्वारा बनाया गया है। ये कब बनाया गया है ये पूछा जा रहा है, कब बनाया गया है? क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा 1799 ईस्वी में। 1799 ईस्वी में राजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा ये सभी चीज़ बनवाया गया था और ये एक 5 मंजिला इमारत है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक थे? दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक थे ये बताना है। इसका सही आंसर होगा आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। कब की थी? तो इसका सही आंसर होगा 1875 ईस्वी में। 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती ने
आर्य समाज की स्थापना की थी, ये याद रखना है। कहाँ पे की थी? तो ये मुंबई में की थी। कहाँ पे की थी? मुंबई में की थी, ये भी आपको याद रखना है। और स्वामी दयानंद सरस्वती का अगर जन्म पूछा जाए तो इनका जन्म 1824 ईस्वी में हुआ था। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 ईस्वी में हुआ था। 12 फरवरी 1824 को कहाँ पे हुआ था? तो इनका जन्म गुजरात में हुआ था। गुजरात का एक मोरबी जिला था, वहीं पे स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ था। और इसके बचपन का नाम था मूल शंकर। बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर। ये सभी प्रश्न बार बार पूछे गए हैं एग्जाम में, तो आपको इसको ध्यान में रखना, याद रखना है। इनमें से किस वर्ष में आईएनसी के लाहौर सत्र में पुणे स्वराज को इनमें से किस वर्ष में आईएनसी के लाहौर सत्र में पूर्ण स्वराज को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में स्वीकारा गया था? मतलब कि पूर्ण स्वराज को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य कब स्वीकार किया गया था, ये बताना है। पूर्ण स्वराज को कब लक्ष्य बनाया गया था? क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा 1929 ईस्वी में। 1929 ईस्वी में जब लाहौर अधिवेशन हुआ था। लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 31 दिसंबर 1929 को। 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन जो हुआ था, उसी में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी और इसी समय पूर्ण स्वराज को लक्ष्य भी बनाया गया था। और इसी अधिवेशन में नेहरू समिति की रिपोर्ट भी आई थी। यही जो अधिवेशन था, कौन सा अधिवेशन? अभी मैंने बताया था, लाहौर अधिवेशन। इसी में क्या हुआ था? इसमें नेहरू समिति की रिपोर्ट पेश की गई थी, जिसको कि नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? लंदन में आयोजित हुए प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड। रैमजे मैकडोनाल्ड यही थे प्रधानमंत्री। कब थे? लंदन में जब गोलमेज सम्मेलन हुआ था। कितने गोलमेज सम्मेलन हुए अभी तक में? अभी तक में टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ है। पहला 1930 में हुआ था, दूसरा 1931 में और तीसरा 1932 में हुआ था। ये आपको याद होगा, याद रहना भी चाहिए, काफ़ी इजी प्रश्न बार बार पूछा भी गया है। पहला जो गोलमेज सम्मेलन था, पहला जो गोलमेज सम्मेलन था उसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, ये आपको याद रखना है। महात्मा गांधी ने किस सम्मेलन में भाग लिया था? ये भी पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने किस सम्मेलन में भाग लिया था? तो उन्होंने दूसरे सम्मेलन में भाग लिया था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था, पहले और तीसरे में उन्होंने भाग नहीं लिया था, ये आपको याद रखना है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? सही आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन ये स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। फरवरी 1947 से लेकर ये कब तक थे? तो ये थे जून 1948 तक। जून 1948 तक लॉर्ड माउंटबेटन भारत के गवर्नर जनरल थे, ये आपको याद रखना है। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल भी ये स्वतंत्र भारत के प्रथम थे। अगर बात किया जाए कि अंतिम गवर्नर जनरल कौन था स्वतंत्र भारत के यानी कि अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल अगर पूछा जाए तो वहाँ पे आंसर होगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ये सभी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? कौन से भारतीय नेता को लोकप्रिय रूप में पंजाब केसरी के रूप में जाना जाता है? यानी कि पंजाब केसरी किनको कहा जाता है? पंजाब केसरी जानते होंगे आप लोग, काफ़ी फेमस है ये चीज़, पंजाब केसरी। और उनको पंजाब का शेर भी कहते थे। किसको कहते थे? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी या फिर पंजाब का शेर का उपाधि मिला था, याद रखना आपको। स्वराज दल की स्थापना कब किया गया था? स्वराज दल की स्थापना कब किया गया था? स्वराज दल, तो इसका आंसर होगा 1922 में। स्वराज दल का स्थापना 1922 में हुआ था, याद रखना आपको। असहयोग आंदोलन जब खत्म हुआ था उसी के बाद इस आंदोलन का स्थापना हुआ था। इसी में इसका नाम रखा गया था स्वराज दल, या फिर इसको स्वराज पार्टी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की प्रेरणा देश से ली गई है? स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? इसका सही आंसर होगा फ्रांसीसी क्रांति से। फ्रांसीसी क्रांति जो कि
1789 ईस्वी में हुआ था। उस समय जो है लुई 16वें के शासनकाल था। उसी समय हुआ था फ्रांसीसी क्रांति और उसी से लिया गया है स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की प्रेरणा। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि बर्लिन की दीवार को किस वर्ष ध्वस्त किया गया था? बर्लिन की दीवार, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बर्लिन की दीवार को किस वर्ष ध्वस्त किया गया था? बर्लिन की दीवार को कब ध्वस्त किया गया था? इसका सही आंसर होगा 1989 में। 1989 में बर्लिन की दीवार को ध्वस्त किया गया था और 1961 में इसका निर्माण हुआ था। इसका निर्माण अगर पूछ लिया जाए तो 1961 में निर्माण हुआ था और 1989 में इसको ध्वस्त कर दिया गया था। 9 नवंबर 1989 को ये ध्वस्त कर दिया गया था। शीत युद्ध में इसको तोड़ा गया था। निम्नलिखित में से किसको आयरन चांसलर भी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसको आयरन चांसलर कहा जाता है? आयरन चांसलर किसको कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ओटो वॉन बिस्मार्क। ओटो वॉन बिस्मार्क को आयरन चांसलर भी कहा जाता है। तारों के विभिन्न समूह द्वारा गठित निर्मित विभिन्न प्रकार के प्रतिरूप क्या कहलाते हैं? मतलब कई सारे तारे मिलकर एक अजीब यूनिक टाइप का प्रतिरूप बनता है वहाँ पे, तो उसको तारामंडल कहते हैं। तारामंडल कहते हैं, आपको याद रखना है। तारामंडल काफ़ी इजी प्रश्न है। और पहले जो तारामंडल हुआ करता था उसको नक्षत्र कहा जाता है, लेकिन अभी इनको तारामंडल कहा जाता है। पहले नक्षत्र कहा जाता था। किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा के रूप में जाना जाता है? पृथ्वी के जुड़वा के रूप में किस ग्रह को जाना जाता है, ये बताना है। सही आंसर होगा शुक्र। शुक्र ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा के रूप में जाना जाता है। इसको पृथ्वी के बहन भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। विश्व का सबसे बड़ा अफवाह बेसिन कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा अफवाह बेसिन कौन सा है? ये तो आपको पता ही होगा। इसका सही आंसर होगा अमेजन बेसिन। अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा अफवाह बेसिन है। यानी कि इसमें पानी जो है काफ़ी ज़्यादा अफवाह होता है, यानी कि बहाव इसमें काफ़ी सबसे ज़्यादा है और इसका क्षेत्रफल लगभग 70 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। ये आपको याद रखना है। और अमेजन नदी कहाँ से निकलती हैं? अमेजन नदी निकलती है एंडीज पर्वत से, यानी एंडीज पर्वत से। अगला प्रश्न है कि हवा के दबाव को आप क्या कहेंगे? हवा के दबाव को आप क्या कह सकते हैं, ये बताना है। सही आंसर होगा वायुमंडलीय दबाव। वायुमंडलीय दबाव हवा का ही दबाव को कहा जाता है। वायुमंडलीय दाब की जो इकाई होती है, एसआई यूनिट जो होता है, वायुमंडलीय दाब का एसआई यूनिट क्या होता है? इसका एसआई यूनिट होता है बार। क्या होता है? बार होता है। और इसको पास्कल भी बोला जाता है। एक बार बराबर होता है 10⁵ पास्कल। ये आपको याद रखना है। एक बार बराबर 10⁵ पास्कल होता है। हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त, हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है, ये बताना है। सही आंसर होगा जावा गर्त। जावा गर्त हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त है। ध्यान रखना है, यहाँ पे हिंद महासागर का बात किया गया है। हिंद महासागर का अगर पूछेगा तो सबसे गहरा गर्त है जावा गर्त। कंफ्यूज नहीं होना आपको। और जावा गर्त को सुंडा गर्त भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जावा गर्त को सुंडा गर्त भी कहते हैं। यह भी आपको याद रखना है। विश्व की सबसे गहरी झील है बैकाल झील। विश्व की सबसे गहरी झील कहाँ पे है? कौन सी है? बैकाल झील है। और ये कहाँ पे है? तो ये रूस में है। बैकाल झील कहाँ पे है? रूस में है। ध्यान रखना आपको। निम्नलिखित में से कौन सा घास का मैदान नहीं है? यहाँ पे कुछ नाम दिया गया है, बताना है कि इनमें से कौन सा एक घास का मैदान नहीं है। सही आंसर होगा फेन। ये फेन जो दिया गया है ये कोई भी घास का मैदान नहीं है। बाकी सवाना जो है ये अफ्रीका में होता है, उष्णकटिबंधीय मरुस्थल में होता है। और प्रेयरी जो दिया गया है ये भी उत्तर अमेरिका का एक प्रसिद्ध घास है। ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास होता है प्रेयरी। और उसके बाद यहाँ स्टेपी जो है ये भी एक घास है जो कि उत्तर अमेरिका में, यूरोप और उत्तर एशिया में होता है। सॉरी, स्टेपी जो है ये यूरोप में होता है और उत्तर एशिया में होता है। ये आपको ध्यान रखना है। कौन सा सागर परवाल की उत्पत्ति के लिए उपयुक्त है? कौन सा सागर परवाल की उत्पत्ति के लिए उपयुक्त है? जिस परवाल से ही मूंगा मोती का निर्माण होता है। तो ये इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा उष्णकटिबंधीय महासागर। उष्णकटिबंधीय महासागर जहाँ की गर्म लहरें चलती हैं वहीं पर परवाल या फिर मूंगा मोती इन सभी का निर्माण होता है।
पटाका किस देश की मुद्रा है? पटाका, पटाका किस देश की मुद्रा है, ये आपको बताना है। पटाका, पटाका कहाँ का मुद्रा है? सही आंसर होगा मकाऊ। पटाका कहाँ का है? मकाऊ, इसका सही आंसर होगा। लाओस का अगर मुद्रा का बात किया जाए तो लाओस का मुद्रा है कीप। लाओस का मुद्रा क्या है? कीप है। और पनामा का मुद्रा क्या है? तो इसका यूएस डॉलर है। पनामा का मुद्रा क्या है? यूएस डॉलर है। और मैक्सिको का मुद्रा अगर पूछा जाए, मैक्सिको का मुद्रा होता है पीसो। क्या होता है मैक्सिको का मुद्रा? मैक्सिको का मुद्रा पीसो है। यूरोप का व्यस्तम समुद्री बंदरगाह कौन सा है? यूरोप का सबसे व्यस्त समुद्री बंदरगाह कौन सा है, ये बताना है। यूरोप का सबसे व्यस्त समुद्री बंदरगाह है रॉटरमैम। रॉटरमैम यूरोप का सबसे व्यस्त समुद्री बंदरगाह है। याद रखना आपको, कहाँ पे? यूरोप में है रॉटरमैम। और ये नीदरलैंड में है और राइन नदी पे। कहाँ पे है? राइन नदी पे है, याद रखना है। राइन नदी पे कौन सा बंदरगाह है? रॉटरमैम, नीदरलैंड में है और राइन नदी पर है। हम उन लोगों को क्या कहते हैं? हम उन लोगों को क्या कहते हैं जो धरती और उसकी भूमि हम उन लोगों को क्या कहते हैं जो धरती और उसकी भूमि, सुविधाओं और निवासियों का अध्ययन करते हैं? मतलब धरती का और उसके ज़मीन का और निवासियों का अध्ययन करते हैं, उनको कहते हैं भूगोलवेत्ता। भूगोलवेत्ता कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना। ये जो है सैन्य सेवा, पर्यावरण प्रबंधन, जल संसाधन, आपदा प्रबंधन, मौसम विज्ञान, इन सभी चीज़ों का वे लोग क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं। वही इतिहासकार तो हिस्ट्री के बारे में देखते हैं। किसानकार किसको बोलते हैं? तो किसान का जो खेती वगैरह का कार्य करते हैं, ये सभी कहते हैं। और जीवनीकार क्या होता है? जो किसी के लाइफ के बारे में, जीवन के बारे में अध्ययन करते हैं, तो उसको जीवनीकार कहते हैं। हिमालय में इनमें से कौन सा पहाड़ी दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से नहीं जोड़ता है? हिमालय का इनमें से कौन सा पहाड़ी दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से नहीं जोड़ता है? इसका सही आंसर होगा सिपकिला दर्रा। हिमालय का जो सिपकिला दर्रा है, ये उत्तराखंड को तिब्बत से नहीं जोड़ता है। ये आपको ध्यान रखना है, नहीं जोड़ने का बात हो रहा है यहाँ पे। बाकी यहाँ पे जितना भी है, ये सभी उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। माना दर्रा, ये भी उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। नीति दर्रा, ये भी उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है, यानी कि उत्तराखंड से चीन को जोड़ता है। और मांस दर्रा, ये भी क्या करता है? उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। इसका सही आंसर होता है सिपकिला दर्रा, ये नहीं जोड़ता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से लिया गया है, मतलब अंगीकार किए गए हैं? मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? इसका सही आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। मौलिक अधिकार को संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, जो कि अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 के बीच इन मौलिक अधिकारों को रखा गया है। और ये संविधान के भाग 3 में है। मौलिक अधिकार किसमें? संविधान के भाग 3 में है। और संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र भी कहा जाता है। संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र भी कहा जाता है। और वर्तमान में अभी 6 मौलिक अधिकार हैं। वर्तमान में कितने? 6 अधिकार हैं। और प्रारंभ का बात किया जाए तो प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार थे। 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन अभी वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में 6 हैं। और एक को हटा गया है। एक जो संपत्ति का अधिकार था, उसको हटा के अब कानूनी अधिकार बनाया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, सिक्किम कब भारत का एक राज्य बना था? सिक्किम भारत का राज्य कब बना था? सही आंसर होगा 1975 में। 1975 में एक संशोधन हुआ था, 35वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है सिक्किम को एक नया राज्य बनाया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 इनमें से किस विकल्प से संबंधित है? अनुच्छेद 21 ये किससे संबंधित है, ये बताना है। अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा व्यक्तिगत स्वतंत्रता से। अनुच्छेद 21 व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। और अनुच्छेद 21A का अगर बात किया जाए, 21A में दूसरा चीज़ है, यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 21A में जो है 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, उनको निःशुल्क शिक्षा के बारे में दिया गया है। निःशुल्क शिक्षा के बारे में दिया गया है अनुच्छेद 21A में। और अनुच्छेद 21 का बात किया जाए तो यहाँ व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बात किया गया है। अगला प्रश्न,
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों से संबंधित है? अल्पसंख्यक से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 ये किससे हैं? ये अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित हैं, ये आपको याद रखना है। और अनुच्छेद 26 है, 27 है या फिर 28 है, ये सभी जो है धार्मिक मामले से संबंधित हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। धार्मिक मामले से ये सभी संबंधित अनुच्छेद हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है? मतलब जो भी प्राकृतिक चीज़ें हैं, पेड़ पौधे या फिर कोई पुराना राजा का महल वगैरह, राजमहल वगैरह है, इन सब का सुरक्षा करने का अधिकार जो है एक मौलिक कर्तव्य है। तो ये किस अनुच्छेद के द्वारा ऐसा प्रावधान किया गया है? किस अनुच्छेद के द्वारा? अनुच्छेद 51A। अनुच्छेद 51A से आंसर होगा 51A में टोटल जो है 11 मौलिक कर्तव्य दिया गया है और ये संविधान के भाग 4 में है। संविधान के भाग 4 में मौलिक कर्तव्य हैं और जिसमें कि टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। भाग 4 में मौलिक कर्तव्य है अनुच्छेद 51A। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, है कि भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है? भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है? सही आंसर होगा APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। इनका जन्म 1931 में तमिलनाडु में हुआ था। कब हुआ था जन्म? 1931 में। 1931 में तमिलनाडु में किनका जन्म हुआ था? APJ अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था, याद रखना आपको। और ये भारत के राष्ट्रपति रहे थे 2007 से 25 जुलाई 2007 तक ये राष्ट्रपति रहे थे, ये आपको याद रखना है। भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है? भारत में कार्यकारी प्रमुख किसको माना जाता है? सही आंसर होगा प्रधानमंत्री। भारत में जो कार्यकारी प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है, जो कि मंत्रिमंडल के अध्यक्ष भी होते हैं और पूरे मंत्रिमंडल को सलाह प्रधानमंत्री के द्वारा ही दिया जाता है। राष्ट्रपति एक संवैधानिक प्रमुख है और प्रधानमंत्री कार्यकारी प्रमुख होता है, ये आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या है? भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या है? आदर्श वाक्य क्या है? इसका सही आंसर होगा यतो धर्म स्तुते जय। यतो धर्म स्तुते जय। ये जो है ये उच्चतम न्यायालय का यानी कि सुप्रीम कोर्ट का एक आदर्श वाक्य है, ये आपको याद रखना है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1950 में हुई थी। 18 जनवरी 1950 को हुआ था, ये आपको याद रखना है। और ये जो आदर्श वाक्य है यतो धर्मस्तुते जय, इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है जहाँ धर्म है वहाँ जय है, मतलब कि जहाँ धर्म है वहीं पर जीत है। और इसको लिया गया है महाभारत से। कहाँ से लिया गया है? महाभारत से इस शब्द को लिया गया है, इस वाक्य को लिया गया है। भारत में आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार किसके पास है? आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है? सही आंसर होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, आपको याद रखना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अनुच्छेद 76 आर्टिकल 76 किससे संबंधित है? सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा अटॉर्नी जनरल से। अनुच्छेद 76 अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति से संबंधित है। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति से संबंधित होता है। और अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ये आपको याद रखना है। भारतीय अर्थव्यवस्था को सबसे उचित रूप से डैश अर्थव्यवस्था के रूप में वर्णित किया गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था को किस रूप में वर्णित किया गया है? सही आंसर होगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है? तो इसमें सरकार का भी अधिकार होता है और निजी लोगों का भी अधिकार होता है। RBI का प्रतीक क्या है? RBI का प्रतीक क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म है। RBI का क्या प्रतीक है ये बताना है। सही आंसर होगा एक
ताड़ के पेड़ के सामने बंगाल टाइगर। जब आप उसका प्रतीक देखेंगे तो उसमें आपको एक ताड़ का वृक्ष दिखेगा और उसमें एक शेर दिखेगा। तो यही है आरबीआई का प्रतीक चिन्ह। अगला प्रश्न है कि 2000 के भारतीय नोटों पर छपा मंगलयान क्या दर्शाता है। 2000 रुपया के नोट जो हैं उसमें पीछे में मंगलयान का चित्र दिया गया है। ये क्या चीज़ दर्शाता है ये बताना है। तो ये जो है अंतरिक्ष में मंगल के लिए पहले अभियान को दर्शाता है। अंतरिक्ष में भारत का पहला मंगल अभियान को दर्शाता है। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय की 73वीं वर्षगांठ को संबोधित करने के लिए किस देश के मुख्य न्यायाधीश को आमंत्रित किया गया। सर्वोच्च न्यायालय की 13वीं वर्षगांठ को संबोधित करने के लिए किस देश के मुख्य न्यायाधीश को आमंत्रित किया गया। किसको किया गया था। सही आंसर होगा सिंगापुर। सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश को आमंत्रित किया गया था। सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश कौन थे। इसका आंसर होगा, क्या आंसर होगा, मेनन, सुंदरेश न्यायाधीश सुंदरेश मेनन, न्यायाधीश सुंदरेश मेनन ये सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश थे और इन्हीं को बुलाया गया था सर्वोच्च न्यायालय की 73वीं वर्षगांठ को संबोधित करने के लिए। अगला प्रश्न है गणतंत्र दिवस शिविर 2023 में किस राज्य से राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के दल ने प्रधानमंत्री का बैनर जीता। गणतंत्र दिवस शिविर 2023 में किस राज्य से राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि एनसीसी के दल ने प्रधानमंत्री का बैनर जीता। इसका क्या आंसर होगा। इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की टीम ने जीता था प्रधानमंत्री का बैनर। 5 जनवरी 2023 को भारत और फ्रांस के बीच सामरिक वार्ता की 36वीं बैठक कहाँ संपन्न हुई। 5 जनवरी 2023 को भारत और फ्रांस के बीच एक बैठक हुआ था, 36वां बैठक, और ये कहाँ पर संपन्न हुआ था। इसका सही आंसर होगा नई दिल्ली। ये नई दिल्ली में हुआ था और ये राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों के इनके आधार पर इसमें बैठक हुआ था। सुरक्षा से संबंधित विषयों पर इसमें बात किया गया था। किस राज्य सरकार ने स्वतंत्रता सेनानी पेंशन को दोगुना करने का फैसला किया है। कौन सा ऐसा राज्य सरकार है जिसने कि जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके पेंशन को दोगुना करने का फैसला किया है। पहले जो है पेंशन वो 10,000 दिया जाता था। पहले पेंशन 10,000 दिया जाता था, लेकिन अब उसको बढ़ा के 20,000 यानी कि 20,000 दिया जाएगा। तो ये किस राज्य सरकार के द्वारा। सही आंसर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा पेंशन दोगुना करने का बात किया गया है। किसके लिए। तो स्वतंत्रता सेनानी के लिए। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का नया अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है। सही आंसर होगा राजीव लक्ष्मण को राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है कि एक नई पुस्तक शीर्षक विनिंग द इनर बैटल ये किसके द्वारा लिखा गया है। विनिंग द इनर बैटल एक बुक है। ये किसके द्वारा लिखा गया है। ये लिखा गया है शेन वॉटसन के द्वारा। निम्न में से कौन सा त्यौहार फसलों की कटाई से संबंधित है। ध्यान रखना है। फसलों की कटाई से संबंधित कौन सा है। सही आंसर होगा पोंगल। पोंगल एक त्यौहार है जो कि तमिलनाडु में मनाया जाता है और ये फसलों की कटाई से संबंधित है और ये 4 दिनों तक ये त्यौहार चलता है, याद रखना है। अगला प्रश्न, मिजोरम के नए मुख्यमंत्री की शपथ किसने ली है। मिजोरम के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली है। इसका क्या आंसर होगा। मिजोरम का नया मुख्यमंत्री कौन बने हैं। इसका आंसर होगा जोरमथंगा। ये मिजोरम के नए मुख्यमंत्री बने हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, संसद के पारित विधेयक में इंडियन एविडेंस एक्ट को खत्म करके संहिता को लागू करने का प्रावधान है। संसद के पारित विधेयक में इंडियन एविडेंस एक्ट को खत्म करके किस संहिता को लागू करने का प्रावधान है। यानी कि इंडियन एविडेंस एक्ट को खत्म करके कौन सा संहिता लागू किया गया है। इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा
भारतीय साक्ष्य संहिता, भारतीय साक्ष्य संहिता BSS। अगला प्रश्न है कि बिहार सरकार ने अगले 5 वर्षों में प्रति गरीब परिवार को कितने रुपये देने का ऐलान किया है। बिहार में जो गरीब परिवार हैं उनको कितने रुपये देने का ऐलान किया है। क्या होगा आंसर? इसका आंसर होगा 2 लाख रुपये। 2 लाख रुपये गरीबों को दिया जाएगा। ये बिहार सरकार के द्वारा ऐसा ऐलान किया गया है। अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है। अब साइंस का प्रश्न है। इसके बाद साइंस के प्रश्नों को आपको अच्छे से देखना है और ये सारे प्रश्न सिलेक्टेड प्रश्न है। किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है, किस पर निर्भर नहीं करता है ये बताना है। क्या होता है? कार्य बराबर बल गुना विस्थापन होता है। तो बल पर तो निर्भर करता ही है, विस्थापन पे भी निर्भर करता है और द्रव्यमान पे भी निर्भर करता है। और किस पे निर्भर नहीं करता है? तो वस्तु के द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करता है। ये वस्तु के द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करता है, आपको याद रखना है। जबकि यहाँ पे एंगल पे भी डिपेंड करता है, cos थीटा जो होता है इस पे भी डिपेंड करता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 52। सारे प्रश्नों को आपको देखना है, टोटल 75 तक देखना है, स्किप नहीं करना है बिल्कुल भी। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलने वाला है और याद भी हो जाएगा आपको। तो सारे को अच्छे से देखना है। एक ऊंची छलांग लगाने वाला ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है। कोई भी आदमी जब हाई जंप करने वाला होता है तो वो कुछ देर तक दौड़ता है। क्यों दौड़ता है? किसके लिए दौड़ता है? डैश का जड़त्व उससे लंबी छलांग करने में मदद करने की। कौन सा जड़त्व होता है जो कि उसको लंबी छलांग लेने में मदद करता है? इसका आंसर होगा गति का जड़त्व। गति का जड़त्व के हेल्प से वो ज़्यादा दूर तक उछल पाता है। वेग और समय का गुणनफल प्रदान करता है। वेग और समय के गुणनफल को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। वेग और समय के गुणनफल को विस्थापन कहते हैं। अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष यान के अंदर अंतरिक्ष यात्री डैश वजन महसूस करता है। अंतरिक्ष यान के अंदर जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं वे अपने वजन को क्या महसूस करते हैं? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 0। अंतरिक्ष यान के अंदर अंतरिक्ष यात्री 0 वजन महसूस करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वहाँ पे वायुमंडल ही नहीं है, वायुमंडल भी नहीं है और गुरुत्वाकर्षण बल भी नहीं है। इसलिए वहाँ पे जो है वजन जो है वो बिल्कुल लो फील होता है, लगेगा कि आपका वजन 0 है। अगला प्रश्न, हमें घास हरा रंग का दिखाई देता है, क्यों? घास जो होता है वो हरे रंग का क्यों दिखाई देता है? इसका क्या आंसर होगा? इजी प्रश्न है लेकिन ये पूछा गया बार बार। क्योंकि ये हरे रंग का प्रकाश को वापस हमारी आंख पर परावर्तित करता है। जब उस पर लाइट पड़ता है तो वो हरे रंग का प्रकाश हमारे आंख पे परावर्तित करता है, इसीलिए घास हमें हरे रंग का दिखाई देता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन क्या होता है? ऐसा परिवर्तन जिसमें कि कोई केमिकल रिएक्शन ना हो रहा हो और उसमें एक नियम है कि वो अपने पुनः अवस्था में आ जाना चाहिए। जैसे कि पानी से बर्फ़ बन रहा है तो फिर बर्फ़ से पानी बन जाता है, तो ये यानी कि फिर अपने पीछे वाले अवस्था में आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे एक ही सही है। कौन सा सही है? पानी का बर्फ़ में परिवर्तन, ये एक भौतिक परिवर्तन है। बाकी ये सभी जो है क्या है? रासायनिक परिवर्तन। दूध से दही बन जाता है, फिर हम दही से दूध नहीं बना सकते हैं, इसीलिए ये भी रासायनिक परिवर्तन है। धातुओं के किस गुण के कारण उनके पत्थर यानी कि फॉइल बनाने में आसानी होता है? पत्थर बनाना हो तो किस गुण से बनता है? तो उसमें आघात वर्तनीयता होना चाहिए, उसमें ज़्यादा आघात वर्तनीय यानी कि डक्टिलिटी होना चाहिए। DUCT, डक्टिलिटी उसमें ज़्यादा होना चाहिए, तभी उसका चिपक यानी कि उसको पीट के चादर बनाया जा सकता है। कार्बन परमाणु के बारे में C612 से क्या निष्कर्ष निकलता है? तो यहाँ पे जो क्या आंसर होगा इसका? ये तो आपको पता भी होगा। इसमें से 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इसमें से 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन हो जाएंगे, यानी कि चौथा नंबर सही है। खाने वाले सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या है? खाने वाले नमक को सूत्र होता है NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु क्या है? पहला धातु क्या है आवर्त सारणी में?
सबसे पहले हाइड्रोजन आता है, लेकिन वो तो गैस है। तो धातु सबसे पहले कौन सा है? सबसे पहले धातु है लिथियम। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये परमाणु संख्या इसका 3 है, तीसरे नंबर पे आता है। चीनी के अल्कोहल के रूप में रूपांतरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? क्या होगा आंसर? इसका सही आंसर होगा किण्वन। किण्वन कहा जाता है। इसमें क्या होता है? और इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होता है। इसमें ऑक्सीजन का आवश्यकता नहीं होता, ये भी आपको ध्यान रखना, पूछा जाता है कई बार। क्वेश्चन नंबर 62, मानव शरीर की त्वचा की सबसे बाह्य परत कौन सा है? मानव शरीर के त्वचा का सबसे बाह्य परत क्या कहलाता है? मानव शरीर के त्वचा का सबसे बाह्य परत एपिडर्मिस कहलाता है। मानव शरीर के त्वचा का सबसे बाह्य परत को क्या कहते हैं? एपिडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस। एक समान मानव शरीर में कोशिका में क्रोमोसोम होता है। एक समान मानव शरीर के कोशिका में कितना क्रोमोसोम होता है? इसका सही आंसर होगा 46। 46 या फिर यहाँ पे 23 जोड़ा भी कहा जा सकता है। 46 या फिर 23 जोड़ा इसका बिल्कुल सही आंसर होता है। मानव में 23 जोड़ा क्रोमोसोम होता है। राना टिग्रीना किस जीव का वैज्ञानिक नाम है? राना टिग्रीना, तो ये एशियाई मेढक का वैज्ञानिक नाम है। एशियाई मेढक का वैज्ञानिक नाम है राना टिग्रीना। बात किया जाए भेड़िया का क्या होता है? कैनिस लियोपस होता है। बाघ का क्या होता है? बैग का होता है पैंथेरा टाइग्रिस होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तेंदुआ का क्या होता है? तेंदुआ का होता है पैंथेरा पार्डस होता है, ये सभी आपको ध्यान रखना है। रक्त में डैश नामक एक तरल मैट्रिक्स होता है जिसमें लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स तैरते रहते हैं। खून में एक तरल मैट्रिक्स होता है जिसमें कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स ये सभी तैरते रहते हैं। तो वो कौन सा तरल पदार्थ होता है, ये बताना। इसका सही आंसर होगा प्लाज्मा। ये रक्त में लगभग 55% होता है और इसी में ये सारे चीज़ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स तैरते रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी तंत्रिका तंत्र की मूलभूत संरचना एवं कार्यात्मक इकाई है? निम्नलिखित में से कौन सी तंत्रिका तंत्र की मूलभूत संरचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक इकाई है? तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है? इसका सही आंसर होगा न्यूरॉन्स। तंत्रिका तंत्र की इकाई न्यूरॉन होता है और किडनी का इकाई होता है नेफ्रॉन, ये आपको ध्यान रखना है। मलेरिया परजीवी का प्राथमिक परपोषी है। मलेरिया परजीवी का प्राथमिक परपोषी का क्या नाम है? इसका सही आंसर होगा मादा एनाफिलिस मच्छर। मादा एनाफिलिस ये मलेरिया का परजीवी होता है, इसी के काटने से मलेरिया नामक रोग होता है। सामान्य गेहूं का वनस्पतिक नाम क्या है? इसका आंसर होगा ट्रिटिकम एस्टिवम। ये गेहूं का वनस्पतिक नाम है, यहाँ रखना आपको। चना का होता है साइसर स्टीवम और ब्रेसिका कम्प्रेस्टिस किसका होता है? ये सरसों का होता है। किसका होता है? ये सरसों का दिया गया यहाँ पे, सरसों का। ये सभी आपको ध्यान रखना है। वैज्ञानिक नाम ये सभी पूछा जाता है। वनस्पतिक नाम हो गया, वैज्ञानिक नाम हो गया। पौधे के विभिन्न अंग जैसे कि पौधे के विभिन्न अंग वनस्पतियाँ और जैविक अपशिष्ट कहलाते हैं। पौधे के विभिन्न अंग वनस्पति और जैविक अपशिष्ट क्या कहलाते हैं? पौधे के जो अंग होते हैं, चाहे वो वनस्पति हो गया या फिर जैविक अपशिष्ट हो गया, इन सब को क्या कहते हैं? इन सब को कहते हैं बायोमास कहते हैं। जीवित जीव या हाल ही में मरे हुए जीव तथा पौधे का अपशिष्ट पदार्थ, ये सभी को बायोमास कहा जाता है, क्योंकि इनको सीधे जलाकर इनका ईंधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। एजेंडा 21 डैश में अनुशंसित प्रक्रियाओं का एक समूह है। एजेंडा 21 डैश में अनुशंसित प्रक्रियाओं का एक समूह है। इसका आंसर होगा रियो शिखर सम्मेलन 1992। रियो शिखर सम्मेलन 1992 में हुआ था और इसी में एक एजेंडा 21 एक समूह बनाया गया था। रियो शिखर सम्मेलन 1992, ध्यान रखना आपको। पर्यावरण में संतुलन रखने के लिए
ये ग्रुप बनाया गया था। IUCN का अर्थ है, IUCN का फुल फॉर्म क्या है? IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अगला प्रश्न है, इसरो द्वारा निर्मित पहला मानव रहित उपग्रह कौन सा है? इसरो द्वारा निर्मित प्रथम मानव रहित उपग्रह कौन सा है? सही आंसर होगा आर्यभट्ट। आर्यभट्ट इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। आर्यभट्ट को 1975 में लॉन्च किया गया था। कब किया गया था? आर्यभट्ट को 1975 में लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। केंद्रीय एकमार्क प्रयोगशाला भारत के किस शहर में स्थित है? केंद्रीय एकमार्क प्रयोगशाला भारत के किस शहर में स्थित है? केंद्रीय एकमार्क प्रयोगशाला भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में मुंबई में स्थित है केंद्रीय एकमार्क प्रयोगशाला। ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र के मुंबई नहीं होगा, यहाँ पे नागपुर होगा। महाराष्ट्र के नागपुर में स्थित है। कहाँ पे? महाराष्ट्र के नागपुर में। और इसके द्वारा किसी भी जो खाद्य पदार्थ हैं उस पर एक मार्क दिया जाता है। और ये जनरली खाने वाली वस्तुओं क्या शुद्धता को सुनिश्चित करता है और खाने वाले पदार्थों पर ही ये मार्क दिया जाता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 74। विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं होती है? विषाणु में कौन सा विशेषता नहीं होता है ये बताना है। कौन सा विशेषता नहीं होता है? DNA RNA की मौजूदगी ये होती है। परपोषी कोशिका के भीतर प्रजनन, कोशिका के भीतर प्रजनन, ये भी सही है। विषाणु में परपोषी कोशिका के भीतर प्रजनन होता है। स्वभाव से पूरी तरह परजीवी, ये भी सही है। विषाणु जो होते हैं वे परजीवी होती हैं। इसमें DNA RNA भी होता है। कोशिका भित्ति की मौजूदगी, ये गलत है। विषाणु में कोशिका भित्ति नहीं होता है। निम्नलिखित में से किसको कोशिका सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है? यानी कि कोशिका का पावर प्लांट या फिर कोशिका का पावर हाउस किसको कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर प्लांट या फिर कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। हमारा 75 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ऐसे ही हम लोग रोज़ एक सेट को डिस्कस करेंगे और इसमें टोटल 75 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि जीके और साइंस के होंगे। और ऐसे ही करके हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ पाएंगे जिससे कि हम लोग को काफ़ी सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। तो सारे प्रश्नों को आपको अच्छे से देखना है। अगला वीडियो जो आने वाला है उसको भी आपको ज़रूर देखना है। इसके पहले भी इस चैनल पर आपको कई सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे, तो सारे को ध्यान से देख लें। काफ़ी ज़्यादा आपको इससे हेल्प मिलेगा। धन्यवाद।